हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 9th के विज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 12 ध्वनि को आज अपन इसी लेक्चर के साथ में ख़त्म करेंगे। अपना कुछ टॉपिक्स बचे थे, कुछ टॉपिक्स, एक टॉपिक बचा है मानव कर्ण की संरचना। मानव कान की संरचना इस चैप्टर के अंदर अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस पर एक न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, फिर अपन इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए। आपने देखा मानव कर्ण की संरचना से पहले कुछ अपन बात कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा चमगादड़ है। चमगादड़ क्या होता है? जो रात्रि के अंदर विचरण करता है और दिन भर रहता है। अब ये चमगादड़ है रात्रि के अंदर क्यों? भोजन की तलाश में। और ये भोजन की तलाश किस रूप में करता है? क्योंकि ये जो चमगादड़ है वो उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को छोड़ता है। उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को छोड़ता है और वो अपने आगे तरंगे, जितने भी जो भी कीट आएगा वो ध्वनि तरंगों को यहाँ से परावर्तित करेंगे, इसके कानों तक आएगी। तो ध्वनि तरंगों के द्वारा इसके आसपास स्थित जितने भी कीट हैं उनका पता लगा सकता है कि यहाँ पर कीट है, और वहाँ पर जाकर वो अपना भक्षण कर लेता है, भोजन कर लेता है या आहार कर लेता है। तो चमगादड़ भी रात्रि के समय किससे देख उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को छोड़ते हुए चलता है। आगे अवरोधक है या नहीं है उसका इसी प्रकार पता लगाता है। अब बात करें अपन मानव कर्ण की संरचना, मानव कान की संरचना। ठीक है, अब मानव कर्ण के बेसिकली 3 भाग होते हैं। एक ये वाला जिसको अपन कहते हैं बाह्य कर्ण, और एक होता है ये मध्य कर्ण, और एक होता है अंतःकरण। ठीक है, 3 भाग। बाह्य कान मतलब बाहर की तरफ दिखाई देता, और एक मध्य वाला और एक अंदर वाला। ठीक है, जो अपन को बाहर की तरफ दिखाई देता है व्यक्ति के सिर के दोनों तरफ, ये वाला कर्ण, इसको कहा जाता है कर्ण पल्लव। ठीक है, कर्ण पल्लव का क्या काम है? कर्ण पल्लव क्या करेगा? अपने आसपास से आने वाली ध्वनि को एकत्रित करता है। क्या करता है? एकत्रित करता है, और इस श्रवण नलिका की सहायता से कान के पर्दे तक पहुंचाता है। तो ये जो ध्वनि तरंगे आ रही है वो इस कर्ण या श्रवण नलिका की सहायता से ये कर्ण पटल जो पर्दा होता है उस पर क्या होगी? आकर टकराएगी। ये कुछ ऊर्जा के साथ में आएगी। यहाँ पर इसके पास आकर ये ध्वनि तरंगे जैसे ही टकराएंगे तो दाब में परिवर्तन होगा, अर्थात यहाँ पे संपीड़न होगा, और संपीड़न के कारण ये पर्दे के एक तरफ दाब कम होगा, दूसरी तरफ दाब होगा, तो संपीड़न होगा इस तरफ। अब कुछ समय बाद में क्या होगा? वापस विरलन, और संपीड़न और विरलन के कारण एक कंपन उत्पन्न होता है। क्या करेगा? ये जो कर्ण पटल है वो कंपन करने लग जाता, और इस कर्ण पटल के द्वारा जो कंपन उत्पन्न होंगे उससे जुड़ी हुई 3 हड्डियां, छोटी सी मृगधरक, निहाई और वलयक, जिसको अपन स्टेपिस कहते हैं, सबसे छोटी हड्डी, ये इस कंपन को क्या करेगा? उसको कुछ कई गुना ज़्यादा बढ़ाएगा, वृद्धि करेगा। एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं ये तीनों हड्डियाँ। ठीक है, और ये जो कंपन को वृद्धि करेंगे, और वृद्धि करने के पश्चात ये कर्णावर्त, कर्णावर्त का क्या काम है? कर्णावर्त है वो ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों के अंदर परिवर्तित करता है।
ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करेगा और एक श्रवण तंत्रिका की सहायता से आगे दिमाग की ओर भेजा जाता है। ये काम किसका है? श्रवण तंत्रिका। और दिमाग के अंदर भेजकर ये दिमाग है या माइंड है इसकी व्याख्या करता है कि ध्वनि तरंग क्या है और क्या बोला गया। अपन इस चीज को वापस देखते हैं। मानव के 3 भाग होते हैं कान के, एक बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और उत्तय कर्ण। बाह्य कर्ण के अंदर केवल आएगा कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव का काम बाह्य वातावरण से आने वाली ध्वनि तरंगों को एकत्रित करते उसके मध्य कर्ण अर्थात श्रवण नलिका के अंदर भेजता है और ये श्रवण नलिका से गति करते हुए कहाँ पर पहुँचेगी? कर्ण पटल पर। और कर्ण पटल पर ये जो ध्वनि तरंगे है वो यहाँ पर आकर टकराएगी और टकराने के कारण दोनों तरफ, पटल के दोनों तरफ दाबांतर आएगा। दाबांतर के कारण क्रमशः संपीड़न और विरलन आएगा और संपीड़न और विरलन के कारण कर्ण पटल है वो क्या करेगा? कंपन करेगा। ठीक है। और कंपन के इसके आवृत्ति कम रहेगी। इसको बढ़ाने के लिए अब इस कर्ण पटल से जुड़ी हुई 3 अड़े मृगधरक, न्यायी, वलयक की ध्वनि तरंगों को जो कंपन है इसका एम्पलीफायर के रूप में काम करता है और इस कंपन के अंदर वृद्धि करता है। ठीक है, वृद्धि करता है और यहाँ से जो ध्वनि तरंगे होगी वो इस कर्णावर्त से आएगी और कर्णावर्त का क्या काम है? उस ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों के अंदर परिवर्तित करता है और विद्युत संकेतों की सहायता से ये श्रवण तंत्रिका वो किस में भेजता है? दिमाग। और दिमाग इन ध्वनि तरंगों की व्याख्या करता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये मानव कर्ण की संरचना को समझ लिया होगा। अब अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं जो पराध्वनि पर आधारित है। किस पर है पहले ही बता देते हैं। पराध्वनि है। ठीक है, ये क्या है कि एक जहाज है, भारतीय जहाज है। जहाज पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है और समुद्र तल से, मान लेते हैं समुद्र तल से यहाँ से ध्वनि तरंगे आई, यहाँ से वापस गई। टोटल जो समय लिया वो 3.42 सेकंड लिया। यहाँ पे जैसे प्रेषित्र है और दूसरा ससूचक है। प्रेषित्र तथा ससूचक के बीच ध्वनि तरंगे 3.42 सेकंड ले लेती है। ठीक, और ध्वनि की चाल, पराध्वनि की चाल है वो दे रखी है 1531 मीटर प्रति सेकंड। तो बताइए समुद्र तल से जहाज कितनी दूरी पर होगा? आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब मान लेते हैं ये दूरी d है तो टोटल दूरी कितने हो गए? 2d और 2d बराबर v इंटू टी, तो t बराबर v इंटू टी अपॉन 2। तो दूरी d इजकल टू v कितना? 1531 इंटू 3.42 अपॉन 2 और ये लगभग 52 मीटर अपॉन 2। तो जो डिस्टेंस आएगी वो लगभग 2618 मीटर या फिर अपन कह सकते हैं 2.6 किलोमीटर के लगभग जो जहाज है वो समुद्र तल से ऊपर होगा। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपन ने बात की। क्या पहले अपन ने बात की ध्वनि तरंगे होती क्या है, ध्वनि तरंगों का उत्पादन कैसे किया जाता है, ध्वनि तरंग है वो माध्यम के अंदर किस प्रकार संचरित होती है। ठीक है, क्या ध्वनि तरंगों को माध्यम के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती। ध्वनि तरंग की प्रकृति क्या होती है, अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ, उसके अभिलक्षण के बारे में बात की, आवृत्ति क्या होती है, आयाम क्या होता है, वेग क्या होता है, इसके बारे में अपन ने
बात की। ठीक है, फिर आपने बात की कि विभिन्न माध्यमों के अंदर ध्वनि की चाल क्या होती है, ध्वनि की चाल किस माध्यम के अधिक होती है, किस माध्यम में कम होती है। फिर ध्वनि के परावर्तन और प्रतिध्वनि क्या होती है उसके बारे में बात की। ताप ताप का ध्वनि पर क्या प्रभाव होता है, अनुरणन क्या होता है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के क्या क्या उपयोग है, दीवारें कंसर्ट हॉल या सिनेमा हॉल के अंदर जो दीवारें होती है या छत होती है वो वक्राकार क्यों होती है, श्रवणता परिसर के बारे में अपन ने बात की। और आज के हाँ, पिछले वाले में जस्ट ध्वनि तरंगों के अनुप्रयोग या पराध्वनिक तरंगों के अनुप्रयोग क्या क्या है, ईसीजी, कार्डियोग्राफी या सोनोग्राफी, इसके बारे में अपन ने बात की। सोनार किरणों के बारे में बात की, सोनार किस रूप में डिफेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और फिर मानव कर्ण की संरचना के बारे में बात की और अपन ने इस लेक्चर को कंप्लीट किया। अपन ने इस क्लास 9th के अंदर फिजिक्स के पोर्शन के अंदर 5 चैप्टर आते हैं और उस 5 चैप्टर को आज अपन ने कंप्लीट कर दिया है। और आप घर जाकर क्या आप 5 चैप्टर का रिवीजन करें, किताब को पढ़ें। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर किताब के अंदर कुछ चीज़ें होगी जो आपको नहीं लगेगी, उस किताब को पढ़ें और फिर इसको पढ़ें और फिर अपना कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। और अपन का ये लास्ट लेक्चर था। ओके, चलिए, धन्यवाद।